बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और इंतहाई खुशगवार दिन, मौसम की शिद्दत ने जो सर्दी की शिद्दत थी उसमें काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कमी भी आई है। धूप निकलने से शहर का मौसम जो है वो भी खुशगवार हो जाता है। शहर के मौसम के साथ साथ आज के शो में कुछ बात होगी डिटेल में शहर की सूरत हाल की, जिसमें शहर की अहम खबरें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और मौजूदा सूरत हाल जो कि अब परेशान कुन होती जा रही है, जिस पे हमने कल भी बात की थी और आज भी हम बात करेंगे। और बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को बताया जा सके कि आपने एहतियात किस तरह से करनी है। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, मैं बात कर रही हूँ कोविड की मौजूदा सूरत हाल की। तो हम डिटेल में आज ज़रूर डिस्कस भी करेंगे और किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज मौसम की सूरत हाल से। जी, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि शहर में सुबह से हमने देखा कि धूप हल्की पुल्की थी और अब तो अच्छी खासी धूप भी है और मौसम खुशगवार है। सर्दी कंपैरेटिवली कम होती चली जा रही है। तो हमारे रिपोर्टर अजमत हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। इस वक्त शहर लाहौर का मौसम कैसा है? जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूरज निकलने से सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़या होगी है और शहर का जो मतला है वो साफ़ और खुश्क है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो फिल वक्त 11 सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासब 70% है, जबकि यही हवाएँ 5 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार की तरफ 5 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से चलेंगी। और आलूदगी के बाइस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 152 पर पहुँच गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर सूरज और बादलों की आग मचोली जारी रहेगी और आइंदा हफ्ते भी मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सही जी, आइंदा हफ्ते भी मौसम खुश्क और सर्द रहेगा और आज पूरा दिन सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। अजमत हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त मौसम कैसा है अजमत ने हमें बताया। शहर के हालात कुछ डिस्कस कर लेते हैं, बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। आज की लीड स्टोरी है हमारे पास, एलडीए के इख्तियारात में कमी, 15 अहम सड़कों पर नक्शों की मंजूरी, हाई लेवल डिजाइन कमेटी देगी। गैर कानूनी भर्तियां, फंड्स में हेरा फेरी, 75 अरब की बेज़ाब्तियां। स्मार्ट कार्ड के इजरा में ताखीर, एक्साइज का निजी कंपनी से मुआहदा खत्म करने पर गौर। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? दुरे नायाब, पहले एक आपका कमेंट चाहिए कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर, उसके बाद हम पहली खबर पर जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? केसेस मुतवातर सामने आ रहे हैं और कल वाली जो लीड स्टोरी थी वो हमारे लिए सबके लिए अलार्मिंग है। अलबत्ता उस पर कैप्टन उस्मान ने भी अपनी स्टेटमेंट भी दी है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात तो करनी है ना। नहीं, एहतियात के बगैर हल ही कोई नहीं है। और आपने ये देखा है कि दूसरी रजीम हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है और अभी ये भी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हम थर्ड फेज़ में जा रहे हैं। सही। तो जब थर्ड फेज़ में दाखिल होंगे तो फिर हमारे लिए ज़्यादा क्रॉनिक सिचुएशन होगी। तो हम जितना एहतियात कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मेरे खुद अपने जानने वालों के गिर्द एक फैमिली गैदरिंग थी और गैदरिंग में बहुत सारे मैं नहीं गया, लेकिन उस गैदरिंग में मौजूद बहुत सारे लोग आपस में घुले मिले और कोरोना का शिकार हो गए। तो ये तो ज़ाती एक्सपीरियंस में चीज़ें आ रही हैं। एहतियात ही इसका वाहिद हल है। जब तक हम प्रॉपर वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाते और हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं आ जाती, हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। बिल्कुल, और एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है। और बार बार ये चीज़ डिस्कस करने का मकसद भी ये है कि आपको याद दिलाया जाए कि आप हर जगह ज़रूर जाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एहतियात है जो आपने करनी है जिससे आप महफूज रह सकते हैं। आज की पहली खबर हमारे पास है, एलडीए के इख्तियारात में कमी, 15 अहम सड़कों पर नक्शों की मंजूरी, हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी देगी। जी दुरे नायाब, आप ही की खबर है, इसकी कुछ डिटेल्स बताइएगा। ये जो कमी की गई है इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? अच्छा जी, लाहौर शहर में एलडीए के हाथों पहले लोग बड़े मजबूर हैं, तंग हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं होते और उसके बाद लोगों की जो नक्शाजात हैं उनकी मंजूरी के लिए उनको धक्के खाने पड़ते हैं और इतने ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं कि बिला जवाज़ जो उनके एतराज़ात हैं उनका सामना भी करना पड़ता है। और ये लाहौर में रहने वाला तकरीबन हर शहरी इससे गुजरता है कि जब उसको अपने घर का नक्शा पास करवाना है, नया घर बनाना है, ऑल्ट्रेशन करानी है, कोई कमरा तामीर करना है, कोई दीवार तामीर करनी है, थोड़ी सी रेनोवेशन करनी है, तो आपके घर बेल होती है और बंदा बाहर खड़ा होता है, जी बताएं जी आप किस कानून के तहत ये तामीरात हो रही हैं। और अगर आप थोड़ा सा उसको राज़ी कर ले, कोई उसको थोड़ा जेब खर्च दे दे, तो वो कानून वहीं दफन हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। और अगर हम नहीं करते तो वो आपको इतने लंबे प्रोसीजर में डाल देते हैं कि आप नक्शा दोबारा तामीर करवाएं,
पहले वहाँ पैसे खर्च करें, उसके बाद LDA में जमा कराएं, फिर उसको एंडोर्स करें, फिर उस पर मुतवातिर एतराज़ात आते हैं। आपको इतने एतराज़ात आते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि हम क्या गलती कर बैठे हैं। एक तो पहले ये फेज़ था, लेकिन उसके बाद गवर्निंग बॉडी ने एक्शन लिया और उन्होंने कहा जी कि 30 डेज़ के अंदर अगर नक्शा पास नहीं किया जाता तो अफसर जिम्मेदार होगा और नक्शे के मुताबिक बगैर नक्शा मंजूरी जो एप्लीकेंट है वो अपनी तमीर स्टार्ट कर सकेगा, क्योंकि ये LD की नाअहली है कि वो 30 डेज के अंदर उसको नहीं करवा। अभी ये कानून पास ही हुआ है तो आपने इसको हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी की तरफ धकेल दिया है। हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी में 22 लोग हैं और ये डिफ़िकल्ट कमेटी है। यहाँ से नक्शा पास करवाना इसी तरह है जो शीट लाने के बराबर होना है। और पहले भी लोगों को साल, 1 साल, 6 महीने, 8 माह लग जाते हैं तकरीबन इस HLDC से नक्शे पास करवाने के। अगर मैं बात करूं तो ठोकर न्याज बेग से बहरे टाउन के साथ जो नहर की अंदर वाली रोड है, इसी तरह लाहौर केनाल के दोनों तरफ की बात की जाए, आपकी माल रोड की बात की जाए, जेल रोड की बात की जाए, ये तमाम HLDC के पास है। सही। और यहाँ पे नक्शा पास कराने के लिए आपको सेफ साइड 6 से 1 साल, 6 माह से 1 साल का अरसा दरकार होता है। अब लाहौर की जो इंपॉर्टेंट रोड्स जो LD के पास थी, जिसके अंदर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर 30 डेज का कानून लागू कर रहे थे, कमर्शियल नक्शे के लिए 60 डेज का कानून लागू हो चुका था। अब इसको दोबारा HLDC में धकेलना और दोबारा उस तरफ लेके जाना, ये तो एक समझ से बाहर है। और LDA का यही एतराज़ है, DG LDA का भी यही एतराज़ है कि जी ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये किसी मकसद के तहत किया गया है? देखिए, मैं अगर कानून की बात करूँ तो चेयरमैन LDA का चीफ मिनिस्टर खुद होते हैं। चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में लाए बगैर, कोई समरी अप्रूव कराए बगैर, प्रिंसिपल डिसीजन लिए बगैर आप एक अथॉरिटी के चेयरमैन को बिल्कुल ही आपने उसमें एक अंधेरे में रखा और आपने ये फैसला इंपोज कर दिया। जो चेयरमैन की जानिब से, DG LDA की जानिब से एतराज़ात आए, उन एतराज़ात को सुना भी नहीं गया, उन पर कोई नजरसानी भी नहीं की गई है। DG LDA मेंबर हैं इस कमेटी के, डिप्टी कमिश्नर इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, ठीक है जी। उससे पहले ये जब पुरानी कमेटी थी तो चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर डिवीजन होते थे। फिर कमिश्नर लाहौर डिवीजन को निकाल दिया गया तो उसके बाद उनको डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात दे दिए गए। लेकिन कमेटी के मेंबर्स के एतराज़ात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी में चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो कि हमारे लाहौर में DIG होते हैं, लेवल के लोग होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं, DG LDA होते हैं, उसके बाद तमाम पेरेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं। सही। हर एक का ओहदे के हिसाब से एतराज़ात बहुत ज़रूरी है। सही। अब सवाल ये है कि जितनी रोड्स, इसमें मैं आपको एक MM आलम रोड है, मेन बुलेवार्ड है, पीको रोड है, मॉडल टाउन, सारी शहर की अहम शाहराहें। अब जब ये निकाल देंगे तो फिर प्रिंसिपल डिसीजन करें कि आप LD के नक्शे के सेक्टर जो है उसको क्लोज कर दें। आप टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट को बंद करके आप HLDC को इख्तियार दे दें। आप HLDC संभाले, जो मर्जी करें। लेकिन आप सिर्फ एक बात ईमानदारी के साथ बताएं कि LD कंट्रोल्ड एरिया में हालात ज्यादा खराब है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एरियाज में हालात ज्यादा खराब है? इचरा में हालात ज्यादा खराब है, समनाबाद में हालात ज्यादा खराब है। आपके अंदर जो अंदरून शहर की आबादियां हैं, जिसके अंदर हाल रोड की बात करूं मैं, एक एक रोड की बता सकता हूँ, निस्पर रोड की बात कर सकता हूँ, जहाँ पे नक्शे का कानून ही नहीं है, जहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि ये बिल्डिंग किस तरह से किस तरह बन गई। आप अंदरून शहर की बात कर लें, एक घर के ऊपर कई कई मंजिला इमारतें खड़ी हो गई, किसी को पता ही नहीं है। LDA बहरहाल जहाँ तक भी है बहुत ज़्यादा करप्ट इदारा है, बहुत ज़्यादा रिश्वत चलती है, अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उसके बाद अफसरान ताउन नहीं करते, छोटी छोटी रिश्वत की खातिर एतराज़ात लगाते हैं, सब मान लिया। लेकिन जब एक रीशेप होती है, वहाँ पे बिल्डिंग बनती है, तो उसमें कुछ कवायद और ज़वाबित नजर आते हैं। बिल्कुल आपने सही। चोरी के रास्ते LD के अफसरान खुद बताते हैं, कानून बाईपास करने के तमाम रास्ते वो खुद बताते हैं, लेकिन आपको यूनिफॉर्मिटी नजर आती है। रोड्स पे बात करें तो आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी नजर आती है कि चलें यार, एक सिमेट्री नजर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मैं हक में इसलिए खुद भी ज़ाती तौर पे नहीं हूँ कि वहाँ पे आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है। कानून क्या है, ज़ाब्ता क्या है, नक्शा क्या है। अच्छा, नक्शा आपने पास कराया 3 मंजिला, कोई पता नहीं वहाँ पे 8 मंजिला बन जाए। सही। ये माजी में जितनी हाई राइज बिल्डिंग टूटी हैं उसके पीछे एक केस स्टडी है। मैं आहट सेंटर की बात करूँ, कलमा चौक पे आपने देखा कि उसके ऊपर वाली 3-4 बिल्डिंग्स ही उड़ा दी गई। इसी तरह राबी सेंटर की बात की जाए, जो मेन बुलेवार्ड पे बन रहा था, उसकी भी बिल्डिंगें उड़ा दी गई। इसी तरह पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा दी गई। ये वही हाई राइज बिल्डिंग्स थी जिनके ऊपर नक्शा तो पास कराया गया टू द पॉइंट, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई वो कानून की धज्जियां बखेर के आउट ऑफ द वे कर दी गई, और उसके बाद जब एक्शन लिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो आपको उसको गिराना पड़ा। बिल्कुल ऐसा। तो और फिर जो नतीजा था वो सबके सामने इम्प्लीमेंटेशन आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप LDA को बंद कर देते और उसके बाद तमाम इख्तियारात अपने पास रख लेते, कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि वज़ीर आला खुद है, उनको एतमाद भी ले बगैर ऐसे फैसले जो है ना वो नहीं करने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनको पता भी नहीं, और ये फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे फिर आगे जाके आपके मसाइल। अब गवर्निंग बॉडी ने कल इस बात पे बड़ा फैसला किया, वाइस चेयरमैन LDA ने भी ये कहा है कि हम वज़ीर आला के नोटिस में लाएंगे ये बात
कि अथॉरिटी को लाए बगैर अथॉरिटी के इख्तियारात खींचना किस कानून के तहत है, और चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल जो कि चेयरमैन है और वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस भी है, उनके मुताबिक कैसे किया जा सकता है? सवाल तो ये है यहाँ पर कवानीन के मुताबिक हो क्या रहा है, तो फिर जब सब कुछ हो रहा है तो ये भी होता चला जा रहा है। खैर, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है और अहम खबर ये है, सेनेट इंतखाबात की तैयारियां, वजीर आला पंजाब मुतहरिक नजर आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इन तैयारियों के हवाले से मुतहरिक नजर आ रहे हैं। नून लीग के एक और रुकन वजीर आला के कैंप में पहुंच गए। 3 दिनों में तीसरे लीगी रुकन से मुलाकात। वजीर आला पंजाब से लीगी रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद ने मुलाकात की है। उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार भी किया। वजीर आला की मोहम्मद अरशद को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। कज़ाफी भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी भट्ट साहब, बताइएगा डिटेल्स। बिल्कुल अना, ये 3 दिनों में तीसरी मुलाकात है नून लीग की रुकने असेंबली की, और बुनियादी तौर पर सेनेट के इंतखाबात के लिए ये जोड़ तोड़ की जा रही है। इससे पहले अजहर चांडियों का निशान डाहा और आज मोहम्मद अरशद ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की है और उनकी क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, और जिस पर वजीर आला ने कहा कि उनके मसाइल के लिए वो अहकामात जारी कर रहे हैं। अरकान असेंबली के मसाइल हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है और उनके दरवाजे सबके लिए खुले। जिस पर रुकने असेंबली अरशद का कहना था कि वजीर आला ने हमेशा उनके मसाइल हल किए हैं और हमेशा इज्जत की है, जिसका माजी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जी ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आप जान चुके हैं। हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से जिंदा दिलान का शहर मरकज बन गया है पोलियो का। बारहा मुहिम चलाई जाती है पोलियो के खात्मे के लिए, लेकिन ऐसे क्या नकाइस है मुहिम में, या कौन सी ऐसी प्लानिंग है जो मौसर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बारहा इस मुहिम का नतीजा क्या निकलता है कि आपको यही पता चलता है मुहिम कंप्लीट चलाने के बाद, जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, कि पोलियो जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सका। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा हुआ है, इंतहाई नाक़िस इंतजाम किए गए, नाक़िस प्लानिंग की भेंट चढ़ गई ये मुहिम। क्यों ऐसा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर हमारे पास है। 2018 से लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस मौजूद है। जिंदा दिलान का शहर नाक़िस इक़दामात के बाइस पोलियो का मरकज बन गया है। अब सूरत हाल अगर हम माजी से रिलेट करें, वो एक तासुर बन गया, एक रिवायत बन गई है। जब भी आप किसी भी हुकूमती वज़रा से, ओहदेदारान से बात कर लें तो माजी से सबसे पहले वो रिलेट करते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम क्यों नहीं माजी से रिलेट करते? बहुत हद तक यहाँ पे उल्ट सिस्टम है। और आप अगर पीछे देखें तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे कैप्टन उस्मान। बिल्कुल, कैप्टन उस्मान जब थे तो पोलियो उस वक्त आपके सीवरेज के जो नमूना जात थे उसमें 0 आया। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे नहीं याद पड़ता कि जब वहाँ नेगेटिव हुआ था उस वक्त, तो उसके बाद से कभी भी आज तक नेगेटिव नहीं हो सका। तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं, उस प्लानिंग को फॉलो किया जा सकता है। पॉइंट्स तो हाईलाइट करने नहीं पिछली गवर्नमेंट के। हमने पिछली गवर्नमेंट में उन अफसरान की मेहनतों को और खिदमत को एक्नॉलेज करना ही नहीं जो आज आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनको भी वेटेज देने को तैयार नहीं है। यही कैप्टन उस्मान साहब डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे, और इनके जब डिप्टी कमिश्नर थी इनकी फोकस बहुत ज़्यादा वो तमाम काम थे जो डिप्टी कमिश्नर की बतौर अमीर शहर जिम्मेदारी होती है। चाहे वो पोलियो थी, चाहे वो तजावजात थी, चाहे वो मिलावट थी, महंगाई थी, डेंगू पे इतना ज़बरदस्त काम किया, मंडियों में खड़े होकर बोलियां लगवाई, आरतियों वाले काम किए। मैं उनका मोतरफ इसलिए भी हूँ कि उन्होंने हर वो काम किया जो उनका काम नहीं था, लेकिन हर वो जिम्मेदारी उठाई जो अमीर शहर की जिम्मेदारी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विल हो, मौसर प्लानिंग हो और आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अब आपके डिप्टी कमिश्नर साहब का क्या काम है? सुबह एक प्रेस रिलीज आती है और आपको बता दिया जाता है कोरोना SOPs के खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ हुई, ठीक है। रात को वो किसी और अथॉरिटी के इख्तियारात लेने के लिए लड़ रहे होते हैं, सुबह वो किसी और अथॉरिटी से लड़ रहे होते हैं, इख्तलाफात के बावजूद वो अपना वन मैन शो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी ओरिजिनल जो आपकी जिम्मेदारी हैं उससे आपको पीछे धकेलती हैं। आप परफॉर्म नहीं कर पाते, आप वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते जो आपको निभानी चाहिए, और आपको वो शहरियों को रिजल्ट नहीं मिलते जो डिप्टी कमिश्नर से वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहीं पे देखें प्रॉपर अब आपकी चीज़ क्या होगी कि कौन सी गिद्दर सिंगी थी आपके पुराने DC साहिबान के पास कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करते थे। पोलियो और डेंगू, या आप अगर वायरस सब जो हमारा कोरोना चल रहा है, इनकी बात करें तो इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली जाता है। आपके पोलियो का इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनता है।
आपकी ट्रैवल जो काउंट होते हैं, फिर आपकी ट्रैवल डेस्टिनेशंस होती हैं, उससे पहले वैक्सीनेशन लाजमी करार दी जाती है। और हम लोग ये आप समझने को उसको तैयार चेक नहीं है करते हैं। कोविड से बड़ा खतरा है पोलियो। अब एग्जैक्टली इस पे जो हम जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा डोनेशंस भी मिलती हैं, हमें एड्स भी मिलती हैं, हमें जो जितनी वैक्सीनेशंस हैं वो बतौर तोहफ़तन भी दी जाती हैं कि अपने इलाकों में इसको पहुंचाएं। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की मखसूस टीमें इस पे काम भी कर रही होती हैं, क्योंकि तमाम दुनिया को ये ख़तरा है कि अगर ये चीज़ यहाँ से फैली तो पूरी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा बढ़ाव हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए माजी में लाहौर शहर के अंदर बड़ी मेहनत की गई थी और पोलियो फ्री बनाने के लिए एक दफ़ा हमें याद है कि हमने इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को दिया भी था और ऐलान भी किया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कि जी हमने लाहौर को पोलियो फ्री करा दिया। लेकिन आज आपका लाहौर जो है ना वो पोलियो फ्री नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही है और ये अलार्मिंग है। बिल्कुल अलार्मिंग है। मुझे सिर्फ ये बता दें, 4 यूनियन काउंसिल इस दफा नजरअंदाज की गई हैं। बारहा ये दावे किए जाते हैं कि 3 रोजा पोलियो मुहिम है, उसके बाद कैचअप डेज हैं जो घर रह गए हैं वहां पर जाकर उन 3 दिनों में कवर किया जाता है। ये जो 4 यूनियन काउंसिल जो हैं बिल्कुल ही, और कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ढकी छुपी दूर दराज पोश इलाकों में शामिल है यूनियन काउंसिल, वो नजरअंदाज हो जाना कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। आपको दिलचस्प बात बताऊं कि गुज़िश्ता माजी में अगर दौरे हुकूमत की बात की जाए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, तो बहुत ज्यादा केसेस पोलियो के केपीके में रिपोर्ट हो रहे थे और केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल उस वक्त पंजाब था पोलियो फ्री तकरीबन था, लाहौर तो 100% पोलियो फ्री करार दिया जा चुका था। आपने जो ट्रैवलर्स हैं एक्चुअली उन पे ज़्यादा आपने चेक एंड बैलेंस रखा ही नहीं। जो लोग वहाँ से शिफ्ट हुए, इधर आ गए, कराची से आ गए, पंजाब बस के केपीके से आ गए, लाहौर का ट्रैवल किया, मुख्तलिफ तरीके हुआ, उनके फजला में ये चीज़ ट्रैवल की, इतनी सारी चीज़ें आगे निकली और आगे जाके अब आपके रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव आना शुरू हो गए। तो ये बड़ा मैटर करता है। आप 4 यूनियन काउंसिल को हो रही हैं, मैं कहता हूँ कि पूरे लाहौर के अंदर जो लोग आ रहे हैं हमें पता ही नहीं कि कौन कहाँ से किस टेरिटरी का बंदा आ रहा है और उस टेरिटरी में कौन सी वायरसेस, कौन सी बीमारियां जो हैं वो ज्यादा है। हमने इस चीज़ पर रिसर्च ही नहीं की क्योंकि हमारा फोकस ही बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ है जो शायद अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, आई डोंट नो कि ये पॉसिबल है भी या नहीं है। क्या सिर्फ आप पोलियो मुहिम जब चल रही है अपने एंट्री एग्जिट पॉइंट पर शहर के, तभी आप पॉसिबल है कि आप बच्चों को कतरे पिलाएं, इसके अलावा कभी ये मुहिम को आम नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपने प्लान अब ऐसा करना है ना कि मुहिम से आगे निकल के कुछ सोचना है। जब आपको मुहिम चलाने के भी मौसर नताइज नहीं मिल रहे हैं तो फिर आगे उसके बढ़ के कोई प्लान तो करना है ना। नहीं, आप देखें, मैं ना आपको बताऊं कि हम ने पोलियो वैक्सीनेशन पिलानी शुरू की। हम लाहौर एयरपोर्ट से पोलियो वैक्सीनेशन पी के जाते हैं, लेकिन जब हम उम्रे के लिए जद्दा उतरते हैं, कहीं भी उतरते हैं, हमें वहां पे दोबारा पोलियो वैक्सीनेशन पिलाई जाती है। अब वो लोग हम पे ये ट्रस्ट भी नहीं करते कि हम जो वैक्सीनेशन इस्तेमाल करके आए हैं क्या वो ठीक है कि ठीक नहीं, हम अपनी वैक्सीनेशन पिलाएंगे। यहाँ तक तो हमारी हालत हो चुकी है और हम जिस तरफ जा रहे हैं, हमें सूबों के अंदर एक टेरिटरी बना के पंजाब से केपी के जाने वालों, केपी के से सिंध और सिंध से बलोचिस्तान आने वालों के लिए हमें एक पोलियो एंट्री रखनी पड़ेगी कि हम वैक्सीनेशन पिला के सूबों के अंदर दाखिल करेंगे। तो खुदा ना आप मुहिम से हटके भी अब कुछ करना पड़ेगा। हम इस स्टेज पे जा ही क्यों नहीं है? हमने फोकस ही नहीं किया। हमने 100% पोलियो वैक्सीनेशन को यकीनी ही नहीं बनाया। आए रोज बच्चों की इतनी पैदाइश हो रही है इस मुल्क में, उसके बाद नई जनरेशन की तरफ लोग एक दूसरे की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया में जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि पोलियो वैक्सीनेशन हर उम्र के अंदर जो भी आपकी फैसिलिटेशन है आप उसको यकीनी बनाएं, इसको लाइट ना लें। एक होता क्या है कि जवाब समटाइम ये भी, बल्कि हमेशा ये आता है कि जी लोग भी ताउन नहीं करते हैं। एक ये जवाब, दूसरा आपके पोलियो वर्कर्स भी जो फील्ड में जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग का आपके पास कोई सिस्टम है? इसका कभी कोई मौसर जवाब मुझे नहीं मिल सका। सेकंड, पोलियो वैक्सीन पर भी सवालात उठे, उसको कौन इंश्योर कराएगा? ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। आपने तीनों पॉइंट्स बड़े वैल्यूड उठाए हैं, क्योंकि लोगों के पास जब जाते हैं तो माजी में ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि फायरिंग के वाकयात हो गए, किसी पोलियो वर्कर पे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का वाकया भी हो गया, किसी पोलियो वर्कर पे फायरिंग हुई तो वो ज़ख्मी भी हो गया, बाद में उसको रेस्क्यू करना पड़ा, फिर डेंगू वर्कर पे भी ये सारे वाकयात होते रहे हैं। केपीके में तो ये हालत हो गई थी कि पुलिस वाले साथ जाते थे, पोलियो के वर्कर्स पुलिस को लेके या लेवी को लेके उसके बाद जा ही नहीं सकती थी, ये हालात हो गए थे। और फिर दूसरी बात के क्वेश्चंस ये भी रेज होने शुरू हो गए कि पोलियो वैक्सीनेशन भी 100% हो रही है, फिर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर आपके रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव आ रहे हैं फजला में और आपके सीवरेज के सैंपल्स में,
तो क्या वैक्सीनेशन जो है वो आउटडेटेड तो नहीं हो चुकी? क्या वैक्सीनेशन जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसके रिजल्ट्स आ सकें? ये भी क्वेश्चन रेज हुआ। इस पे भी बहुत हद तक काम करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। इसके साथ जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट था कि 100% मॉनिटरिंग, कि हर बंदा जो निकला है अपने एक टेरिटरी लेके, लाहौर में फ़र्ज़ करें समनाबाद में निकला है, गुलशन रावी में निकला है, गुलबर्ग में निकला है, क्या वो 100% ब्लॉक वाइज, एरिया वाइज, स्ट्रीट वाइज वैक्सीनेशन को 100% श्योर कर चुका है? ये बड़ा एक क्वेश्चन था। इसका क्रॉस चेक करने का कोई अमल नहीं था। इस पर सिर्फ ज़ुबानी कलामी रिपोर्टों से यकीन दहानी कराई गई। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर साहिबान, कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी साहिबान, चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को रिपोर्ट करके सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। लेकिन बाद में उसके जो लूप होल्स निकले वो आपके सामने, अब सीवरेज के रिजल्ट्स में आपके सामने, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। और अब तो खौफनाक सूरत हाल ये है कि कल जैसे राउद इरशाद भी ये चीज़ कह रहे थे कि मुकम्मल जितने भी नमूने सीवरेज से लिए गए हैं, टोटल 4-5 नमूने, और वो सब के सब जो हैं वो हमारे सामने है नतीजा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। यानी जो आपने साल मेहनत की वो भी आपकी सारी खत्म हो चुकी है, नाकिस प्लानिंग की भेंट चढ़ चुकी है, और जिम्मेदारी की आप क्या कर रहे हैं जी, एक दूसरे पे डाल रहे हैं, उसकी वजह ये ना ये खत्म हो नहीं सकता। नए रोज लोग आ रहे हैं आपके सूबे में दूसरे सूबों से, आपके मुल्क में दूसरे मुल्कों से, आपके अंदर जनरेशन के जो नई पैदाइश बच्चों की हो रही है वो हो रही है। इतने ज़्यादा रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि हमने 2018 में ज़ीरो कर दिया था तो अब ये ज़ीरो ही रहेगा? तो ये हो नहीं सकता। फिलहाल ये वो चीज़ें हैं जो कि आप जब भी अब दोबारा मुहिम चलाएं, मुहिम का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर ये तमाम तर नकाइस जो अभी मुहिम के रिजल्ट निकले हैं, कहाँ कहाँ नकाइस थे, इनको सामने रख के दोबारा से प्लान नहीं किया यहाँ जाता। तो ये भी चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता ना कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी आपने पूरे कोर्स टीके लगवाने की किए हैं, आपने तमाम वैक्सीनेशन के कोर्स किया है, बच्चे के वालिदैन की मर्जी है तो हो गए कोर्स, और अगर नहीं मर्जी तो कोई कोर्स नहीं हो, आप उसको पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप चेक नहीं कर सकते घर जाके कि हाँ यहाँ पे 1 महीने पहले एक बच्चे की पैदाइश हुई थी, तो क्या इसने तमाम हिफाजती टीकाजात के कोर्स मुकम्मल किए? भाई वालिदैन की विल है और उनकी मर्जी है तो ठीक है, आपका क्रॉस चेक का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि जब कोई केस सामने आएगा तभी पता लगेगा कि भाई यहाँ तो पोलियो या कोई खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी हो गई। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इन चीज़ों पे सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है कि हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं लेकिन वो सिर्फ प्लानिंग कागजों तक और बातों तक महदूद होकर रह जाती है। एक और खबर हमारे पास, 19-20 गैर कानूनी भर्तियां, फंड्स में हेरा फेरी, 75 अरब की बेज़ाब्तियां, अच्छी खासी बड़ी रकम, क्या कहेंगे दोरे आप? 75 अरब रुपए ये मामूली रकम नहीं है, और ये रकम जो है अगर और किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती, अगर किसी और इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती तो आप पूरी मेट्रो ट्रेन बना लेते। बिल्कुल, चलें किसी और सूबे में बना लेते, सिंध में बना लेते, बलोचिस्तान में बना लेते, तो आपके पास ये इतने अच्छे खासे फंड्स हैं। दुख की बात ये है कि कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं। आपने 40 अरब की मेट्रो स्टार्ट की लाहौर में तो पूरी एक हंगामा आराई स्टार्ट हो गई, पूरी दुनिया में एक शोर मच गया कि 40 अरब रुपए आप मेट्रो बस पे लगा रहे हैं। आज इतनी ज़्यादा करप्शन हो जाती है और सिर्फ एक भर्तियों के नाम पे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे जो भर्तियों की इंक्वायरी, और ये वो दौर है जिसमें कहा जाता था मेरिट कि जो है वो बालादस्ती होगी, हर तरफ मेरिट होगा। अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये सब गलत है, क्योंकि ये अपने खाते पड़ रही है ना, तो अब ये सब गलत है। जब अपने खाते पड़ रही होती हैं चीज़ें तो वो बिल्कुल इग्नोर भी होती है, उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन बात 5-7 करोड़ की हो तो चलो समझ आती है, क्योंकि ये तो एक सिस्टम का हिस्सा बन गया जाता है। अब म्यार रिश्वत का और रिश्वत देने वालों की तादाद बढ़ना बेरोजगारी की वजह से, ये बहुत एक बड़ा लम्हा फिक्री है, और इस गैप को कल कौन कवर करेगा ये बात समझ नहीं आती। महदूद नौकरियां अप्लाई करने वाले जो हैं वो लाखों की तादाद में है, और उस चंद नौकरियों को हासिल करने के लिए कभी ये रिवाज भी आम करने की कोशिश की जाएगी, कोई सजा जजा का निज़ाम लेकर आया जाए, कुछ ये जानने की कोशिश की जाए कि आया कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, कौन जिम्मेदार हैं, किसी अदरवाइज तो आप इस सिस्टम को कभी नहीं रोक सकते, यही सब चलता रहेगा। देखें, आपने पीपीएससी वाला स्कैंडल देखा, उसके अंदर एंटी करप्शन ने काम स्टार्ट किया तो वो एक ऑफिसर जो कर रहा था उसको तब्दील कर दिया गया, बल्कि उसको छुट्टी में भिजवा दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें तो आती रहती है। प्रेशर ग्रुप्स जो है वो एक्चुअली जो तस्वीर के सामने होते हैं वो असल में तस्वीर के पीछे होते हैं, और वही प्रेशर ग्रुप्स जो है वो आपके सिस्टम को ठीक नहीं होने देते। और अगर सिस्टम ठीक हो गया तो ये जो ब्लैक मनी में, रिश्वतों में लोगों के जो कमाई के जरिए बने हुए हैं ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे ना। और आप बिल्कुल ईमानदारी से, इस गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हम ईमानदारी और नेक नीति से सब ठीक करना भी चाहते हैं, लेकिन आपके साथ बैठे लोग, आपके नीचे काम करने वाले लोग,
वो ये फेयर सिस्टम नहीं चाहते, वो सिस्टम को ठीक नहीं होने देते। अब ये एक जंग है, देखते हैं कि गवर्नमेंट और ये माफिया कब तक इस जंग में लगा रहता है, लड़ाई कब करता है। लेकिन जो ब्लैक मनी ड्रेन हो रही है 75 अरब रुपए में, तो ये देखे, ये अगर आप काउंट करने बैठ जाए और आप सोच लें कि मैं पता नहीं ज़िंदगी में कभी इतने पैसे जो है ना वो देख पाऊंगा भी कि नहीं, या आप देख पाएंगी नहीं, पॉसिबल नहीं है, हम नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और माफिया की जहां आपने बात की, वहां तो हमें हर दौर में माफिया स्ट्रांग नजर आया है, तो माफिया को खुली छुट्टी है, माफिया के आगे सभी घुटने टेक देते हैं। फिलहाल एक अहम खबर हमारे पास है, शहर में कोरोना के वार जारी हैं और कोरोना वायरस से 18 जिंदगियां कोरोना निगल चुका है। कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं, कोरोना के बाद जारी और 24 घंटों के दौरान 18 जिंदगियां कोरोना निगल चुका है। शहर में कोरोना के 277 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। आपको बताते चलें कि मतवातर कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और 18 जिंदगियां कोरोना निगल चुका है। कोरोना के जानलेवा वार जारी है। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। हम आगे चल के अपने प्रोग्राम में ज़रूर इसी मामले पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने ब्रेक की तरफ जाना है, तो जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे जी स्मार्ट कार्ड के इजरा में ताख़ीर की वजह क्या है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, 12 हमें मैसेजेस भी मौसूल हो रहे हैं कि इस पर शो किया जाए, हमने अपनी शिकायत दर्ज करानी है, सुनने वाला कोई नहीं है, दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। तो ये सारे मसाइल जिनका लोगों को सामना है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर यह है जी, स्मार्ट कार्ड के इजरा में ताखीर, एक्साइज का निजी कंपनी से मुआहदा खत्म करने पर गौर। एक तो पहले ही ताखीर का सामना है और फिर अब जब मुआहदा खत्म हो जाएगा तो मसाइल और भी बढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे दुर्ने आप? जेन्युइन जो शहरी हैं जो कार्ड के लिए बेचारे ख्वार हो रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किलात है। पैसे बनाने वाला ये इदारा है, बनाने आप दें। मैंने तो कई दफ़ा ये भी आपको कहा है और बहुत सारी चीज़ें खुफिया और सीगर राज में रख के भी कहा है कि मैंने आजमाई भी हुई है। जब थोड़ी स्पीड मनी लगाते हैं तो कार्ड आपका बन के आ जाता है, कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जिन शहरियों की अप्रोच नहीं है, जो सिस्टम में सीधे तरीके से चल रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, अगर आप एक्साइज के दफ्तर में जाएं तो अलमारियां भरी पड़ी उनके केसेस की, आपकी प्लेटें भरी पड़ी हैं। लोग ऐसे हैं जो ज्यादा पैसे देके काम करा लेंगे, हर कोई नहीं ये चीजें अफोर्ड कर सकता। दुनिया में पैसे लेके कोरियर कंपनी सबसे स्पीडेक्स जो है ना वो वर्क करती है, और हमारे मुल्क में हमारे जहाँ सरकारी इदारा है वो इन कोरियर कंपनी से फायदा नहीं उठा पा रहा। आप अकेली किसी चीज को डिलीवर कर दें, कोरियर कंपनी वाले फोन कर करके आपकी जो है ना वो जिंदगी अजीरन कर देंगे कि आए, आपका पार्सल आया है, आपके फलाने ऑफिस में पार्सल पड़ा है, आप ले लें, आप आ जाएं, बता दें, हम डिलीवर कर देंगे, आपको देना जरूरी है। तो इनसे ये चीज हो नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए हैं कि हम यही खबरें पढ़ रहे हैं कि आपके पास नंबर प्लेट्स के ढेर लगे हैं, पहुंच नहीं पा रही, शहरी ख्वार हो रहे हैं। अब तो अना आपका पाकिस्तान पोस्टल सर्विस का जो यूएमएस सिस्टम है, अर्जेंट मेल सर्विस, वो बहुत अच्छा हो चुका है और कोरियर कंपनी से बहुत अच्छे रेट्स पे, जो सस्ते रेट्स हैं उस पर आपको डिलीवरी पूरे मुल्क में मिल रही है। आप अपनी सरकार की कम से कम ले लें और उससे फायदा ये होगा कि किसी भी ज़िले में, किसी भी इलाके के अगर कहीं पे आपको डिलीवरी नहीं हो पाती, बंदा नहीं मिलता, घर पे कोई नहीं होता, तो उस पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका पार्सल महफूज होगा। आप जाएं, अपना आईडी कार्ड दिखाएं और अपना पार्सल ले लें, अपना कार्ड का जो भी आपका एनवेलप है वो लेके आप घर आ जाएं। दोनों फायदे हैं। लेकिन नहीं, आप अगर इस सिस्टम को इतना अच्छा और स्मूथ कर देंगे तो दरमियान वाले पैसे मर जाएंगे। अना आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये इतनी मासूम और इतनी जो बेबसी वाली चीज़ें होती नहीं है जितनी हमें दिखाई जा रही होती है। जितने सरकारी इदारे हमें बेबस बन के दिखाते हैं कि जी हम तो बड़े बेबस हैं, हमने तो बड़े मुआहदे किए, हमने तो XYZ मुझे ये नहीं समझ आती, अफसरान हमारे अपने शोज में आते हैं और फिर बड़े अच्छे तरीके से जब कारकर्दगी रिपोर्ट इतनी जबरदस्त बताई जाती है, नए नए मंसूबे बताए जाते हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, स्मार्ट कार्ड की तरफ जा रहे हैं, एजेंट माफिया का रोल हमने खत्म कर दिया है, शहरी घर बैठे अपना कार्ड भी हासिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, ये फिर ख्वाब दिखाए ही क्यों जाते हैं? लेकिन ना इनसे ये भी तो पूछें कि आपने नए सिस्टम में तो इस्लाहात ले आए, अब वो उसका अमल कब तक फायदा होगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो लाखों का बैकलॉग है, बिल्कुल, आप उसकी बात क्यों नहीं करते कि जी जो 10 लाख 5 लाख कार्ड्स, आपकी 2 लाख प्लेट्स, नंबर प्लेट्स ड्यू हैं, आपके ट्रांसफर केसेस जो हैं वो लाइनें लगी पड़ी हैं, आप एक नंबर प्लेट से ट्रांसफॉर्मेशन होकर दूसरी नंबर प्लेट्स पे जा रहे हैं जो नई और डिजिटलाइज ज्यादा एक्टिविटी रखती हैं,
आप उस पर बात क्यों नहीं करते ना? आप अगला सिस्टम तो हमें बता रहे हैं कि अब जो आएगा वो ऑनलाइन ऑक्शन करेगा, नंबर खरीद लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, मान लिया आपकी बात। उसके बाद आप ये भी बता रहे हैं कि जी आइंदा ऑनलाइन होगा, लेकिन आप यही नहीं बता रहे कि जो 5-6 लाख का बैकलॉग है वो कौन क्लियर करेगा, वो कब तक क्लियर होगा, वो कब तक उसके अंदर रिश्वतें चलेंगी, कितने अरसे तक आपको एजेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। आपका एजेंट का कोई रोल खत्म नहीं हुआ। आज भी आपके पासपोर्ट्स के ऑफिस हैं, आपके इवन के एलडीए के ऑफिस हैं, आपको आपके ये एक्साइज के ऑफिस हैं, उनके बाद आपको बंदा मिल जाएगा। आप थोड़े से परेशान होकर दफ्तर के पास चक्कर लगाएं, एक बंदा खुद ही आएगा, आपसे हमदर्दी के 4 बोल बोलेगा, आपसे मसला पूछेगा, मामला तय होंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, वो लोग, वो शहरी जिन्होंने जब दफातर में जाते हैं, पैसे उनसे पूरे वसूल किए जाते हैं, उनको ये कहा जाता है जी इस टाइम पर आपके घर आपकी नंबर प्लेट पहुंच जाएगी, स्मार्ट कार्ड पहुंच जाएगा। जब पूरे पैसे जमा कराने पर भी, टाइमली हर चीज़ करने पर भी यही मसाइल रहेंगे, तो क्या सिर्फ और सिर्फ इन इदारों का, महकमों का काम आवाम को परेशान करना और पैसे कमाना रह गया है? इस पर कोई क्या पूछने वाला नहीं? जब तक सज़ा और जज़ा का कानून किसी भी अथॉरिटी, किसी भी डिपार्टमेंट पे लागू नहीं होता, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कल एलडी की गवर्निंग बॉडी में एक सज़ा और जज़ा का कानून लागू हुआ है और उस पर डिस्पोजल के तहत हुआ है। मेरे पास 100 केसेस हैं, मेरे जो 100 एप्लीकेशन आई हैं, मैं नहीं करूँगा टाइमली तो ऑटोमेटिकली सज़ा और जज़ा डिफाइन हो जाएगी। अगर मैं 100 की 100 फाइलें अपने टेबल से विद इन वीक निकालूंगा, जो भी डिफाइंड टाइम है, तो मेरी कारकर्दगी में शुमार होगा। अगर मैं उस पर एतराज़ लगा के, बेजा एतराज़ लगा के उसको रोकी रखूंगा, अपनी टेबल की जीनत बनाऊंगा, अंडर टेबल मनी के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करूंगा, तो मेरी डिफिशेंसी जाहिर होगी। ये कल कानून जो है एलडीए की गवर्निंग बॉडी पास हुए तो शदीद मज़ामत भी हुई है। सिमिलरली छोटे छोटे स्टेप उठाने की ज़रूरत है सज़ा और जज़ा के हर महकमे में, चाहे वो एक्साइज है, चाहे वो नादरा है, चाहे वो पासपोर्ट का विंग है, चाहे वो सुई गैस है, चाहे वासा है। वासा भी बहुत बिगड़ा हुआ है, लोगों के मसले नहीं हल होते। जितने इदारे हैं यहाँ पर आवाम की कोई सुनवाई नहीं है, फाइलें दबा दी जाती हैं, केसेस रख लिए जाते हैं, प्लेटें छुपा दी जाती हैं, कागज गायब कर दिए जाते हैं फाइलों से, और लोग इसका बहुत ज्यादा शिकार है। लोगों की किस्मत सिर्फ यही रह जाती है कि दफातर के धक्के उनको खाने पड़ते हैं, मिठाइयाँ, खर्चे, जेब पानी, खर्च पानी, इस नाम पे सारे लोगों को बेचारों से रिश्वतें ली जाती हैं। क्या करें? मजबूरी में 1 साल से मैं जलील हो रहा हूँ, कोई भी शहरी जलील हो रहा है, वो क्या करेगा? वो चंद टकों की खातिर मजीद जलालत की बजाय इस माफिया के हाथों ब्लैकमेल होगा। ब्लैकमेल खत्म कौन करेगा? यही अफसरान बैठे करेंगे और यही सजा और जजा के कानून के तहत ही खत्म होगा। बिल्कुल, लेकिन ये तब होगा अगर कोई करना चाहेगा, और ना हमें कभी ये होता नजर आया, और आगे भी यही जो चीजें हैं इसी तरह से चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और खबर ये है रिवर रावी प्रोजेक्ट जमीन हासिल किए बगैर ही खरीदो फरोख्त, डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए इश्तिहार जारी किया गया है। प्लानिंग के ये हालात हैं हमारे यहाँ। जी दुरेना है आप। प्लानिंग के हालात सिर्फ प्रेशर में, और जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर का बड़ा फोकस है, वो जब भी लाहौर आते हैं इस पर मीटिंग करते हैं। लाहौर ना आए तो वर्चुअल मीटिंग होती है, यहाँ से बैठ के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से इस्लामाबाद में वो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। और प्रेशर इतना ज़्यादा आ चुका है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, हमारी जो मशीनरी है, उनके हालात देखें कि स्टेप ए की बजाय बी कर रहे हैं, बी की बजाय सी पे जाना है तो डी पे चले गए हैं, डी पे आना है तो वापस ए पे आ गए हैं। आप ये इस तरह की जो एक इम्बैलेंस किस्म की प्लानिंग है क्यों कर रहे हैं? आपको एक स्टेप, बात आपकी ठीक है कि ज़मीन आपके पास होगी तो उस पर आगे मार्केटिंग और डेवलपमेंट करेंगे ना। अभी ज़मीन आपने ली नहीं है, आप मार्केटिंग और डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं, आप प्लानिंग की तरफ, आप हवा में इतना बड़ा महल खड़ा करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में कि जहां आप आवाम के जज्बात से तो खेल ही रहे हैं, उनको कम कीमत दे के उनकी ज़मीनों की, उसमें भी हम हर रोज़ एहतजाज देख रहे हैं। लेकिन आप जो सरकार के साथ करना चाह रहे हैं, आप इस वफाकी गवर्नमेंट के साथ करना चाह रहे हैं कि उनको हवा पे एक बहुत बड़ा महल तामीर करके दे रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, और जिसकी बुनियाद की जो है तकरीबन तामीर करने का आपका वक्त है, आप उनकी बुनियादें तामीर नहीं कर रहे, आप बाईपास कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, और तेज़ी के साथ तमाम स्टेप्स पूरे करते हुए सिर्फ अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं जी कि हमने इश्तिहार भी जारी कर दिया, हमने डेवलपमेंट का टेंडर भी कर दिया, हमने मार्केटिंग का टेंडर भी कर दिया, हमने फलाना कंसल्टेंसी मांग ली, हमने इसको मांग लिया, लेकिन इन द एंड ऑफ टाइम जिसके ऊपर आपने खेलना है आपको पीछे मुयस्सर नहीं होगी। आप कहेंगे जी कि अब क्या करना है। तो पहले भी ये बात हुई थी कि तमाम तर लैंड प्रोसेस को तेज़ी के साथ कंप्लीट करने के लिए इनको सेक्शन 5 के आगे अब लैंड एक्विजिशन के तमाम मराहिल अबूर करते हुए अदायगियाँ करनी चाहिए, लोगों के एतराज़ात सुनने चाहिए बजाय कि वो एहतजाज की तरफ जाएँ।
उनके जेन्युइन मसाइल हैं। 2.5 लाख अच्छा, अब आपने रुपए जिक्र एकड़। किया एतराजात, मुझे ये बताइएगा सामने आ क्या रहे हैं और क्यों उन पर बातचीत नहीं की जा रही है? देखिए ना, 2.5 लाख एकड़ कहाँ मिलता है? आप डीसी रेट की बात करते हैं, आप दरियाई ज़मीन की बात करते हैं, आप एक नॉन डेवलपमेंट कच्चे के इलाके की चले बात कर लेते हैं। कहाँ पे 2.5 लाख रुपए आपको इस तरह से एकड़ का रेट मिलता है, जिस पे वो एहतजाज करें तो क्यों ना करें। ज़रूरी राजी भी है भाई, कीमती तो अराजी है ना, सोना तो उगल रही है ज़मीन, ज़मीन के अंदर जो ज़राई तौर पर आपकी अजनास पैदा हो रही हैं वो तो बन रही है ना। वो कौन सा बंजर ज़मीन है? इतना रेट तो ना बंजर ज़मीन का कोई नहीं लेता कि जी 2.5 लाख रुपए में आप 8 कनाल, आप ये बंजर ज़मीन का रेट भी पूरे पाकिस्तान में शायद ही कहीं मिलता हो, मैंने तो नहीं सुना। या कोई आप सहरा की ज़मीन बेच रहे हैं कि जहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता तो आप रेतली ज़मीन दे रहे हैं, वहाँ पे भी ये रेट नहीं होता है। इवन के मैं समझता हूँ किसी जंगल की ज़मीन पे भी शायद ये रेट जो लागू ना हो। वो ठीक है, उनका मुतालबा ठीक है, उन्होंने तो इस रेट पे ज़मीन नहीं खरीदी ना। आप मार्केट को ना देखें, लेकिन मार्केट और हकीकी रेट के दरमियान में कोई रेट तय करें, उनको पैसे दें, ज़मीन उनसे लें, ज़मीन लेने के बाद आप उसको अथॉरिटी के अंदर शामिल करके उस पर प्लानिंग करें। आप डेवलपमेंट के प्रपोजल मांगे, आप इन्वेस्टर्स को बुलाएं, आप उसके बाद एडवर्टाइजिंग के प्रपोजल लेके उनकी तशहीर करें, मार्केटिंग करें, अपने प्रोजेक्ट की जो है वो ब्रांडिंग करें। लेकिन उससे पहले आपको ज़मीन लेना ज़रूरी है। तो एतराज़ात दूर करें, ज़मीन लें, ज़मीन लेने के बाद ये तमारात जारी कर रहे हैं, फिर आप जारी करें और उसके बाद आगे चलें। बाईपासिस करके रिजल्ट कुछ नहीं मिलना। इन द एंड ऑफ टाइम यही होना है ना कि प्राइम मिनिस्टर ने फिर जो है वो 2-4 कुर्बानियाँ दे देनी है सूबे के 2-4 बड़े लोगों की, और उसके बाद आपके लाहौर के करते धरताओं की, तो फिर ये ठीक रहेंगे। और फिर ये यही कहेंगे कि जी ये हुकूमत तो किसी को काम ही नहीं करने देती, हुकूमत किसी को टिकने ही नहीं देती। लेकिन ये भी तो देखें ना कि बहुत सारी जगहों पे हुकूमत गलत ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे सही भी है। जब रिजल्ट्स आप नहीं देंगे, आप चीज़ों को बाईपास करेंगे, ट्रू पिक्चर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को नहीं दिखाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो फिर उस अफसर की कॉम्पिटेंसी के साथ उसका घर जाना तो बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। नाज़रीन, आपने शहर की अहम खबरें सुनी भी और इनके जो मसाइल हैं हमने ओवरऑल डिस्कस भी किए। कोशिश होती ये है कि हुकाम बाला तक ये मसाइल पहुंचाए जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर होता है हमारी आम आवाम पे, वो मुतासर होते हैं। थैंक यू सो मच दुर्रा नायाब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी एक अच्छी न्यूज़ है जो कि आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं, और खबर यह है जी, यूनिवर्सिटियों की नई आलमी दर्जाबंदी फहरिस्त जारी की गई है। जो रैंकिंग जारी की गई है 2021 के लिए जारी होने वाली दर्जाबंदी में लाहौर की 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको बेहतरीन यूनिवर्सिटियां करार दिया गया है। यूनिवर्सिटियों को दुनिया की 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से जो है वो ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ करार दिया गया है। लम्स को लाहौर में नंबर 1 बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दिया गया। तो बिलाशुबा ये एक बड़ा एजाज़ है जो कि पाकिस्तान के नाम है, शहर लाहौर के नाम है। तो हमने चाहा कि ये ज़रूर अच्छी खबर आपके साथ शेयर भी करें। फिलहाल हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और भी एक अहम खबर हमारे पास है, आप तक अहम खबर पहुंचाएंगे। निजी यूनिवर्सिटी के टीचिंग अस्पताल में लाश छोड़ने का मामला है और झंग से डॉक्टर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मजमूई तौर पर गिरफ्तारियों की तादाद 6 हो गई है। 2 खवातीन भी इसमें शामिल हैं। कत्ल के मुकदमे में इकसाते हमल की दफात शामिल कर ली गई हैं। जेर हिरासत मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मरकजी मुल्जिम उसामा 4 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर है, पुलिस के मुताबिक बताया गया है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मरकजी मुल्जिम उसामा 4 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में तफ्तीश जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी, पुलिस का ये कहना है। जी तो अहम खबर आप जान चुके हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं शहर में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल। अब से कुछ ही देर कबल आप तक अपडेट भी पहुंचाई कि 24 घंटों के दौरान 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी किस हद तक पूरी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारे रवैये क्या हैं वो सभी के सामने है। और इसी का नतीजा ये निकल रहा है कि रोजाना की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर केसेस जो है वो बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ अमवात भी बढ़ती चली जा रही हैं। और कल की ये खबर जो हमारे सामने आई कि बरतानिया से जो मुसाफिर आए हैं
उनमें B11 कोविड की जो एक किस्म है उसकी तशखीस हुई। और कल हमने बाकायदा तौर पर डॉक्टर जावेद अकरम से भी डिटेल्स इसकी जानी, जिन्होंने कहा कि बच्चों को ये खासी हद तक मुतासर कर सकती है। अब जो मुसाफिर यहाँ पर आए हैं इनमें ये वायरस जिसका जिक्र किया जा रहा है वो है भी या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात होगी। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूंगी CT42 के सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब, जो कि हमें तमाम तर मामलात के हवाले से अपडेट भी रखते हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं जी डॉक्टर इरफान, जिनको आप जानते भी हैं, फोकल पर्सन कोरोना लाहौर जनरल हॉस्पिटल हैं। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर साहब आपके क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाहिद साहब से आगाज कर लेते हैं। जाहिद साहब, अभी एक हमने अपडेट भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाई, 24 घंटे में 18 अमवात कोरोना से हुई हैं। मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जब से ये वबा जो है वो इसका आगाज़ हुआ है 2020 के मार्च में लाहौर में जो है वो पहला पंजाब का केस रिपोर्ट हुआ था मिड ऑफ मार्च में, तब से लेके अब तक अगर आप पूरे पंजाब का जो है वो डाटा देखें तो 1,54,000 केसेस हैं पंजाब में, और उसमें से आउट ऑफ दैम 78,000 जो है वो सिर्फ लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल। तो लाहौर में 50% से ज़ायद जो है वो केसेस हैं जो लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसी तरह जो डेथ्स हैं वो 4,500 से ज़ायद हैं पंजाब भर में, 4,600 एंड जो है ना वो 30। अब इन 4600 से ज़ायद डेथ्स में से 1856 जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं। तो लाहौर में सबसे ज़्यादा डेथ टोल है पंजाब में, लाहौर में नंबर ऑफ़ केसेस सबसे ज़्यादा हैं। और ये जो सेकंड वेव भी है इसमें भी अगर आप देखें तो वो केसेस की तादाद लाहौर में ही ज़्यादा बढ़ रही है। फिर आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पंजाब भर में सबसे ज़्यादा जो बाहर से फ़्लाइट्स आती हैं, जो बैरून मुल्क से लोग ट्रैवल करते हैं, उनकी मेजॉरिटी जो है वो लाहौर में लैंड करती है। तो उसका भी एक जो जिसको कहते हैं ना कि इम्पैक्ट है। अब आपने जिस तरह भी बताया कि बरतानिया से, तो ये किसी और शहर में नहीं, लाहौर में सबसे ज़्यादा जो है ना वो अब तक जो इंग्लैंड पलट लोग हैं, ये 24 पेशेंट्स हैं जो 23 दिसंबर से ऑनवर्ड अब तक जो है वो लाहौर में जिन्होंने लैंड किया और ये पॉजिटिव हैं। और ये बरतानिया में जो सेकंड वेव है ये उसका डेफिनेटली शिकार हैं, और उसी वही वायरस जो है वो एक्वायर करके वहाँ से बरतानिया से तो ये यहाँ पे आए हैं। तो इस वजह से लाहौर में सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरा भी है। फिर SOPs पर अमल दरामद और बाकी जितने इकदाम करने थे वो उस तरह से नहीं किए गए। बिल्कुल। जो जिस तरह हमने स्टार्ट में गेयर अप हुए थे और इंतजामिया भी गेयर अप थी, सेकंड वेव में हमने देखा है कि वो उस तरह गेयर अप नहीं थी। और डॉक्टर इरफान, अभी जैसा कि जाहिद साहब बता रहे थे कि ये सेकंड वेव जो है ये ज़्यादा इसमें जो पेशेंट आ रहे हैं वो सीरियस हैं, तो इस पर भी रोशनी डालिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो सेकंड वेव का हमारा एक्सपीरियंस रहा स्पेसिफिकली क्रिटिकल पेशेंट्स का, उसमें हमारा सर्वाइवल उतना अच्छा नहीं रहा जो हमें अब नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपने बात की था B11 वायरस आ गया है, सो हम भी ये डिबेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। हमारे पास क्योंकि जीन सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल जिन एरियाज़ में भी है, उन्होंने भी इस पर कोई फाइनल रिकमेंडेशन हमें नहीं बताई कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस इस वेव का हमारा बड़ा ये क्लियर कट है कि इस दफ़ा जिस वायरस से हम डील करें वो वायरस नहीं है जो लास्ट टाइम था। अब अगर हम इसको स्टैटिस्टिकली भी देखें तो अगर आज का आप डाटा उठाएँ तो 1753 अगर पेशेंट्स टोटल हैं तो उसमें 75 डेथ हैं। अगर आप पुरानी वेव में जाएँ तो उस वक्त 5-6,000 में हमें इतनी डेथ देखने को मिलती थी, डिस्पाइट उस वक्त जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी थी वो डिफ़ाइन नहीं थी, अब तो फिर भी डिफ़ाइन हो चुकी है। सो इसकी और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो बाज़ार हमें थोड़ा सा इसमें एक अमल ये लगता है कि इस वायरस का बिहेवियर इस दफ़ा पिछले वायरस से अच्छा, ये जो वायरस का बिहेवियर हम कह रहे हैं कि डिफरेंट है इस दफ़ा, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो बात ये है कि इस दफ़ा लोगों ने उसको उस तरह सीरियस नहीं लिया जो लास्ट टाइम हमने ऑब्जर्वेशन की कि किसी को कोई अलामत होती थी तो वो हमारे पास अर्ली आता था। इस दफ़ा वो अलामत में लेट आता है हमारे पास। नंबर 2, जो लोगों का स्टडी का कंसेप्ट है कि वो गूगल से स्टडी करके मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि वो जो हमने देखा है कि जिस स्टीरॉयड का रोल बड़ा है वो खुद उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो देयर इज़ अ टाइम जिससे पहले अगर स्टीरॉयड का यूज़ किया जाए तो वो वायरस की रेप्लिकेशन को बढ़ाता है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने बड़ी स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया है कि लोग घर बैठ के वो एक ड्रग है जिसको हम स्टीरॉयड कहते हैं उसकी डोज स्टार्ट कर देते हैं या कोई टेलीफोनिक उनको स्टार्ट करा देता है। तो क्लिनिकली वो किसी डॉक्टर से रजू नहीं करते, टेलीफोनिक उनका रब्ता होता है और वो इंपॉर्टेंट टाइम जब हम शायद उनको एंटीवायरल भी दें वो नहीं यूज़ करते, वो स्टीरॉयड को यूज़ करते हैं और वो फ्लेयर होकर हमारे पास आते हैं। और वंस देयर इन अ स्टेज जब वो स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है
तो इस दफ़ा स्ट्रॉम का बिहेवियर, पिछली दफ़ा हमने इंजेक्शन एक लगाया था विच वाज वेरी कॉस्टली, और उसका हमने डाटा भी शेयर किया था कि वो अच्छा रिस्पांस दे रहा था, इस दफ़ा वो भी अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा। फिर उसको हमने फर्दर रीचेक भी किया, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जनरल हॉस्पिटल में फरीद साहब ने फैसिलिटी दी हुई है, IL-6 एक टेस्ट होता है करवाने की। सही। तो IL-6 वो टेस्ट है जो बताता है कि जो स्ट्रॉम जब शुरू होता है तो ये कितना एलिवेटेड होता है। तो इंटरेस्टिंगली ये पेशेंट में इस दफ़ा लेट स्ट्रॉम में जा रही है, यानी पहले ये अर्ली स्ट्रॉम के फीचर वाले पेशेंट थे, इस दफ़ा ये लेट स्ट्रॉम के फीचर वाले पेशेंट हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें एविडेंस बेस के साथ नज़र आती हैं कि ये बिहेवियर इस वायरस का वो नहीं है जो लास्ट टाइम था। जाहिद साहब, अस्पतालों की सूरत हाल बताइएगा, शहर की क्या है? रोज़ाना की तादाद में हम मरीज़ देख रहे हैं, आ रहे हैं, और इंतज़ामात क्या अस्पतालों में कोविड पेशेंट के लिए किए गए हैं मौसर? देखिए वही इंतजामात हैं मोर और लेस जो पहले किए गए थे, और सेकंड वेव में कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स तो है नहीं। और लकीली ये अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर में सेकंड वेव के दौरान जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जो है वो पेशेंट्स रिपोर्ट नहीं हुए, और उनकी जो मैक्सिमम तादाद गई है वो 300 अराउंड ही रही है। और इस वक्त भी वो 300 अराउंड 300 जो है वो पेशेंट्स 290 के करीब वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसी तरह जो ICUs हैं हॉस्पिटल्स के, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा लोड अभी तक नहीं बढ़ा, और 100+ पेशेंट्स जो हैं वो वेंट के उस पर ICU में, और इसी तरह वेंटिलेटर्स के ऊपर भी जो है वो 100 से लेस दैन 100 पेशेंट्स जो हैं वो लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में उनको वेंट पे डाला गया, प्राइवेट और सरकारी दोनों को मिला के। तो इस वजह से वो कोई इतना ज़्यादा लोड आया नहीं है। जहाँ तक इंतजामात का ताल्लुक है वो वैसे ही हैं। हाँ, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इतना लंबा आप देखें अरसा हो गया, मार्च से ये शुरू हुआ था और अब तक जो है वो ये 10 माह गुजर चुके हैं इस जो है वो वबा को आए हुए, तो 11वां महीना है, और अभी तक हमारे इंतजामात का लेवल ये है कि सवाए एक जनरल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में अपनी लैब में कोरोना का जो तशखीसी टेस्ट है वो नहीं हो रहा। सही। और ये फैसिलिटी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसे इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। इन हॉस्पिटल्स ने भी वॉर फुटिंग्स के ऊपर कर लिया, कुछ इनके पास पहले से अरेंजमेंट्स थे, कुछ इन्होंने ऐड ऑन किए और इन्होंने टेस्ट की फैसिलिटी दे दी। वो नहीं कैपेसिटी हमने देखा हर जगह पर बढ़ाई गई है वक्त के साथ, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? वो टीचिंग अस्पतालों में तो बिल्कुल नहीं है, एक चीज़। फिर ओवरऑल हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो उसमें वो जो है ना वो बिल्कुल माजरत के साथ वो रॉटन सिस्टम के तौर पे सामने आया है कि रिसर्च का इतना फुकदान। आप देखें पूरी दुनिया सारे काम छोड़ छाड़ के जो है वो कोरोना पे रिसर्च पे लग गई। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी नाम की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, हमारे नाम के ये बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, इनकी इतनी लंबी चौड़ी जो है वो फैसिलिटी, जिसके जो है ना वो वैसे तो जो है ना वो आप देखें ना ये सारे बड़े वो सुर्ख कलगी वाले जो है ना वो सारे हमारे पास जो है ना वो साइंटिस्ट हैं अपनी तरफ से, कोई एक अदारा नहीं है इनमें से जिसमें कोई रिसर्च का अमल शुरू हुआ हो, जिसने कोई लोकल लेवल के ऊपर इस वायरस को टच भी किया हो, इसको देखा भी हो। अभी जिस तरह ये डॉक्टर इरफान बता रहे हैं, ये देखिए हमारे लिए ये लम्हा फिक्री है कि आप जीन सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। अब 11 माह गुजर गए हैं, आपको ये समझ ही नहीं आई कि ये जीन सीक्वेंसिंग भी आपको करनी पड़ सकती है कल को। इस वायरस के म्यूटेट करने पे आपने कुछ तो करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके अरेंजमेंट्स, बस एक अरेंजमेंट है वहाँ यहाँ पे वो जो हमने स्टार्ट में किया था कि वो क्या उसको कहते हैं कि गिवन सर्कमस्टांसेस में 1-2 लैब्स में टेस्ट शुरू कर दिए, वही आप किए जा रहे हैं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आपने 11 माह गुजार दिए, इतना ह्यूमन स्टाफ आपको मिला, इतना आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स आए, इतनी ज़्यादा आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते थे, और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी जो आप नहीं कर सकते थे। दुनिया तो देखें वैक्सीन की दौड़ में लग गई ना। बिल्कुल आप दूसरों पे जो है ना वो डिपेंडेंट हैं, आज भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कभी एक मुल्क की तरफ देखते हैं, कभी दूसरे की तरफ देखते हैं, और वैक्सीन का जस्ट लाइक बैगर्स के जी, आप फकीरों की तरह कि कोई आपको वैक्सीन दे दे। भाई वो अपनी पॉपुलेशन को छोड़ के आपको कैसे दे दें? और आपको तो उसी वक्त देंगे ना जब उनकी यूज से ज्यादा होगी उनके पास तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई आपकी ये जो पूरा मेडिकल साइंस है, ये आपके यहाँ जो इतना बड़ा पैराफर्नेलिया है, ये किस मर्ज की दवा है? और अगर हम इसी इंतजार में बैठे रहे तो मेरे ख्याल से इसमें भी बहुत सारे साल दरकार हैं कि जाके हमारे पास वैक्सीन आएगी, उस वक्त तक कितना नुकसान हो जाएगा ये सोचना, इसका उजाला करना जो है वो बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि बच्चों की कितनी तादाद अभी तक कोविड से मुतासिर हुई है, और फिर जैसा कि कल डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी ये बात कही थी कि ये जो नई किस्म जो बरतानिया से अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ये बच्चों को बहुत हद तक मुतासर कर सकती है। इस पर हम डिटेल में बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, बच्चे जनरल हॉस्पिटल में बताएगा कोविड केसेस आए हैं, कितने रिपोर्ट हुए हैं, और क्या बच्चों को भी उसी तरह से मोहतात रहने की अब ज़रूरत है क्योंकि स्कूल्स भी आगे खुलने जा रहे हैं? जी, बच्चों को भी डेफिनेटली मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन लकीली बच्चों में मोर्टेलिटी डेथ के जो इंसिडेंस है वो ना होने के बराबर हैं। बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि वो कैरियर हो जाते हैं और वो पॉजिटिव से नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं। वो जो टाइम स्पैन है जब उनमें आप डिटेक्ट कर सकें वो आप नहीं डिटेक्ट कर पाते। दूसरा, उनकी अलामात बड़ी एटिपिकल हैं, यूजली अब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, कुछ वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। टिपिकल अलामात कुछ बता नहीं पाते, कुछ हम लोगों को वो फील नहीं होती। सो बच्चों में फॉर देम सेल्फ ये डिजीज़ शायद उतनी किलर नहीं है, लेकिन इनकी वजह से जो इनके घर के बुजुर्ग हैं वो अक्सर शिकार होते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चों में बढ़ गई, उसकी वजह ये थी बीच में जो हमने स्कूल ओपन किए वो टाइम था जब उन्होंने ये सारी जो डिजीज़ थी वो एक्वायर की है। और उस टाइम पे हमें जब भी पेशेंट मिलते थे स्पेशली बुजुर्ग, तो उनका मेरा तो सवाल ये होता था कि आप बाहर जाते तो वो तो बाहर नहीं जाते, तो वो बच्चे जो उनको मिलने आते थे वही ये कैरियर का बायस बने। और उनमें अभी तक जो हम जैसे हम जनरल का मैं बात करता हूँ, जनरल में हमें इस वेव में आई रिमेंबर 4 और 5 केस देखें जो हमें रेफर करना पड़ते हैं टू द चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो अभी तक इनमें इन्फ्लक्स इन चिल्ड्रन उतना नहीं है, लेकिन पिछली दफ़ा बिल्कुल नहीं था, इस दफ़ा ज़रूर उसमें कुछ तादाद में इजाफा जरूर हुआ। सही। जाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मौसम की तब्दीली के असरात हैं, बहुत सारे लोग अभी भी हमें इससे मुतासर नज़र आ रहे हैं। टेस्ट कराने को लोग तैयार नहीं होते इन इलामात के बावजूद, तो इस कल्चर को किस तरह से आम किया जा सकता है? अस्पतालों में लोग जाने से डर रहे हैं कि अगर उन्हें कोरोना नहीं भी है तो कोरोना उनको लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। उसकी वजह ये है कि जो हमने जब ये शहर में केसेस रिपोर्ट हुए थे तो उस वक्त जो हमने प्लानिंग की थी उसमें हमने तमाम टीचिंग अस्पतालों को ऑन बोर्ड ले लिया था। हालांकि हमें उस वक्त करना ये चाहिए था कि हम किसी एक हॉस्पिटल को, हमने वो किया भी कि जी ये फोकल पर्सन है, फोकल हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वो फोकल हॉस्पिटल के तौर पे उसकी वो पूरा उसको डिफ़ाइन नहीं किया। हमें चाहिए ये था कि हम एक आध टीचिंग हॉस्पिटल को फुल फ्लेज कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट करते और बाकी हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें आम बीमारियों का, दीगर अमराज का जो इलाज है उसको चलने रहने देते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारे अस्पताल जो है ना वो आपने कोरोना के नाम पे जो है वो बुक किए हुए हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट इतना कोई ज़्यादा इस वक्त है नहीं है एडमिटेड, लेकिन वो तमाम हॉस्पिटल जो है वो अदर फैसिलिटीज़ वैसे ही प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब वो अदर फैसिलिटीज़ जो है वो दीगर इलाज मुआवजा बंद होने से लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो उसको शुमार नहीं किया जा सकता। ना उनके ओपीडी में उस तरह जो है वो सर्विसेज मिल रही हैं, ना जो है वो सर्जरीज हो रही हैं, वो बल्कि बंद पड़ी हैं, राइट स्पेशलिटीज़ बंद पड़ी हैं सारी, तो वो उससे कंप्रोमाइज़ हो रहा है पेशेंट। इस वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। बाकी डरने की बात नहीं है, लोग बिल्कुल नहीं डरते। असल इशू ये है कि आपकी प्लानिंग इतनी फुकदान है आपका और इतनी जो है वो जिसको कहते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है ना वो आप इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को कि आपको समझ ही नहीं आ रही जो ऊपर, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लेवल का काम है, ये टॉप डिपार्टमेंट के लेवल पे ये पॉलिसी मेकिंग होनी थी, लेकिन वहाँ पे शायद कोई इतना ज़्यादा कोई विजडम का मुजाहरा किया नहीं गया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल जो है वो पिछले 10 माह से एग्जिस्ट कर रही है और कॉन्टीन्यूसली लोगों को जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही है और वो रुल भी रहे हैं, परेशान भी हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं। जाहिद साहब, आप भी एग्री करेंगे, एक बड़ी और चीज़ है डॉक्टर साहब जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं। आप टेस्ट एक जगह से करा रहे हैं, नेगेटिव आ रही है, दूसरी जगह से करा रहे हैं, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आने के बावजूद डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कोरोना है। अब ये जो लोगों को एक बेचैनी की कैफियत में मुब्तला किया जा रहा है, तो जब आप परेशान होकर रह जाते हैं, आपने आइसोलेट होना है या नहीं होना, आपको कोरोना है या नहीं है, आप अपने घर वालों को भी मुतासर कर सकते हैं, कैसे डिसाइड किया जा सकता है? अच्छा, वैसे ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और हमने इसको कैसे मॉडिफाई किया। एक तो बात याद रखें कि अगर आप अच्छी लैब में, मैं बाहर का डाटा आपको बताऊँ, आप टेस्टिंग करा रहे हैं और नेज़ो ओरल नाक से भी और गले से भी ले रहे हैं, तो इस टेस्ट की यील्ड 60% 60% से ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ कितनी होगी हमें खुद ही असेस कर लेना चाहिए, हम दोनों तो सैंपल लेते नहीं, एक सैंपल लेते हैं, तो ये 50 to 55 के राउंड होगी। जो आप बात करती हैं कुछ में पॉजिटिव है कुछ में नेगेटिव है, तो वो उसकी वजह ये है कि इसकी जो आप टेस्टिंग की किट यूज़ कर रहे हैं उसमें एक किट 3 एंटीजन को डिटेक्ट करती है, एक किट मल्टीपल एंटीजन को डिटेक्ट करती है जो 4 एंटीजन होते हैं। सो ये वेरिएबिलिटी भी है जिसकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव आता है। दूसरा है कि टेस्टिंग टेक्निक जो है, सैम्पलिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है इसको, जैसे हम अपने हॉस्पिटल में जो हमारे टेक्नीशियन है उसको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वाले रेगुलर ट्रेन भी करते हैं, उसको काउंटर चेक करते हैं। सो अगर हम देखें हमारी यील्ड बहुत ज़्यादा होती है, बाकी जगहों पर नेगेटिव हो तो हमारे पास पॉजिटिव आता है और अक्सर लोग ऑब्जेक्शन भी ये करते हैं।
लेट्स सपोज कि इसमें भी नहीं आता, तो HRCT टेस्ट जो है दैट इज मोर सेंसिटिव, बट उसकी टाइमिंग है करवाने की। आपको आज सिम्टम है, कल आप टेस्ट करवाएंगे तो आपका PCR भी नेगेटिव होगा, अगर आप 3 दिन के बाद कराएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर आप चौथे या 5वें दिन CT करवाएंगे तो उसमें निशान होंगे। इस दफ़ा जो वायरस में जो मैंने ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी जो हमारे लाहौर में जनरल अस्पताल में चेंज हुई है वो ये है कि हम CT अर्ली करवा रहे हैं। सही। और हमारे हेल्थ केयर वर्कर में हमने देखा जो पॉजिटिव आते हैं उनमें 4th 5th डे पे CT पे निशान होता है, उनके जो PCR है वो यूजुअली उस वक्त नेगेटिव होते हैं, और एट दैट टाइम व्हेन यू पिक द डिजीज उस वक्त अगर आप उसको हिट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग गुड। सो एक टेस्ट नहीं है, आपको उसके साथ और ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, और फिर आप यूजुअली मैं ही समझता हूँ कि जिस डॉक्टर का एक्सपीरियंस है वो यूजुअली इन टेस्ट के बाद कॉन्फिडेंटली लेबल कर सकता है कि आपको कोविड है या नहीं है। सो ऐसा अब लम्हा फिक्रिया नहीं है। लोग प्रॉब्लम पता क्या होता है कि लोग टेस्ट के बाद जब नेगेटिव होकर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें कोविड वार्ड में डाल दिया, इसका टेस्ट तो नेगेटिव, वो हमारे लिए बड़ा अजियतनाक मसला होता है कि भी आपकी बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो फेवर कर रही हैं, टेस्ट की पॉजिटिविटी तो है ही 50-55%। सो ये आवाम को समझना चाहिए कि ये PCR टेस्ट ही नहीं सिर्फ टेस्ट जिसकी बेस पे हम कोविड का मरीज को कहते हैं कि आपको शिकार है, तो अगर डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि एक्सपीरियंस्ड है अगर वो कहता है तो उसको माने कि वो प्रॉपर्ली। जाहिद साहब, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते होंगे जो वाकई इस परेशानी में हैं कि उन्हें कोरोना है भी या नहीं है, कुछ को सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। किस तरह का बिहेवियर देखते हैं इस तरह के मरीजों का, कितनी परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं? एक तो ये बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि इसका मैक्सिमम 60% एक्यूरेसी है इस टेस्ट की, तो 40% तो ये टेस्ट जो है इसकी अपनी जो इसका लिटरेचर है उसमें लिखा हुआ है कि ये फॉल्स नेगेटिव दे सकता है, फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है। फिर उसके बाद ये टेस्ट कंडक्ट करना है हमने चूंकि हौश पौश में चीज़ें बनाई हैं। अब हमारी एक लैब जो है वो इसकी जो स्पाइक्स हैं वो 40 तक ले जाती है, पिक करती है कि स्पाइक्स देनी है उसमें। आप जब टेस्ट करते हैं ना उसको, तो आप सिंपली ये समझ लें कि उसको आपने एनलार्ज करना है उस साइज, सही, बहुत है, यानी उसको बढ़ाना है उसको ना, उसको मल्टीप्लाई करना है। वो 40 तक आप ले जाएं, कुछ ना कुछ तो पिक कर लेंगे। बिल्कुल रिकमेंडेड है वो 30 तक रखना है। तो वो ये बड़ा हम ये, और ये गवर्नमेंट की लैब में हो रहा है, ये मैं प्राइवेट लैब की बात नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट की लैब के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि वहाँ पे उस तरह का ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स नहीं था। उन्होंने इधर उधर से पकड़ के लोगों को जो है ना वो ये शुरू करवाया, और फिर ये सैंपल जो कलेक्ट किए जाते हैं उसकी कोई ट्रेनिंग थी नहीं। बस उन्हें ये बता दिया जी गले से सैंपल लेना है आपने, वो क्या किस तरह लेना है, क्या है, कितना वो एक्सपीरियंस्ड हैं, कितना वो उसको कैरी करने में जो है ना वो प्रोफेशनल है। ये सारी चीज़ें बात अपनी जगह। दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने अभी बात आपको बताई ना कि कन्फ्यूजन है लोगों को, हर हॉस्पिटल को आपने बना दिया और कोई भी हॉस्पिटल जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सही, ये वजह है जिसकी वजह से जब आपका PCR नेगेटिव पॉजिटिव एक ही बंदे के हाथ में 2 रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो फिर अगर आपने किसी हॉस्पिटल को जिम्मेदार बनाया होता, किसी एक हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर इस काम के लिए रखा होता, वो पेशेंट वहां जाता, उसका HRCT आप करते हैं। अब HRCT कह देने को आसान है, बिल्कुल। मुझे बताएं कितने पेशेंट है रोजाना जिनका आसानी से ये टेस्ट हो रहा है? बिल्कुल, वो हाथ लगाने को तैयार नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई कर नहीं रहा, और डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को जो है ना इस हवाले से कोई फुर्सत ही नहीं है कि वो चीज़ों को देख सकें कि लोगों की मिजरीज हैं क्या। तो लोग डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉब्लम है उनको, और इन चीज़ों को अभी तक एड्रेस अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जा सका। अभी नहीं किया जाना तो पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। लोगों के मसाइल जो हैं ये किसने हल करने हैं, और फिर इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि लोगों के रवैये भी उसी तरह से हैं और हुकूमत भी मेरे ख्याल से लंबी तान के इस मामले में सो रही है। डॉक्टर साहब, मैसेज आपका क्या होगा देखने वालों के लिए? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस बीमारी को लाइट ना लें। इसकी अलामात सिंपल फ्लू से लेके डायरिया भी हो सकती हैं, और कोशिश करें कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं। हम लोग ऑनलाइन टेलीफोनिक अपने डॉक्टर से रजू करते हैं, वो उन्होंने मरीज़ को देखा नहीं होता, बाज़ औक़ात उसका सेवेरिटी का लेवल ज़्यादा होता है, वो ट्रीटमेंट शुरू करा देता है। और हमारे लिए प्रॉब्लम है कि जब आप लोग हमारे पास आते हैं उस वक्त कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि वो टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम जब हमने ट्रीटमेंट देना होता है वो नहीं होता। तो जब आपको अलामत हैं तो कोशिश करें क्वालिफाइड डॉक्टर से रजू करें, और आप अपने आप को आइसोलेट ज़रूर कर लें। इस कन्फ्यूजन का शिकार ना हो कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें अलामत नहीं होते, उनका PCR पॉजिटिव होता है। बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप टाइमली रजू करते हैं तो इस वेव में मैंने मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह 90% प्लस बेहतर होते देखा है। सही, लेकिन इसके लिए आपको टाइमली डॉक्टर के पास भी जाना है और एहतियात बरतनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एहतियात करें ताकि खुदा न खास्ता आप इस स्टेज तक पहुंचे ना। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले हम शो कर रहे थे कुछ सेहत के मामलात के हवाले से, कोविड की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। बार बार जब भी किसी बीमारी का जिक्र किया जाता है तो ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए आपको अच्छी खुराक की तो ज़रूरत है, लेकिन आपको चुस्त व तवाना भी रहना चाहिए। तो कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आपकी ज़िंदगी में लाजमी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। बच्चों को हम जितना सहल पसंद बनाएंगे वो बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो हम बारहा कहते हैं कि स्कूल्स में भी होनी चाहिए। अगर स्कूल्स में उस तरह से नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पार्टिसिपेट इसमें ज़रूर कराना चाहिए। अब इस पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स शिकायत क्या कराते हैं, जी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहाँ पे वो अपने बच्चों को भेजें, किस तरह से वो इस तरह की एक्टिविटीज़ का अपने बच्चों को हिस्सा बनाएं। तो उनकी मुश्किल आज हम आसान करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के हवाले से। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, अवेल करना अब आपका काम है। स्टूडियो में हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी और फिर कुछ डिटेल में हम बात करेंगे मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी के हवाले से, क्या रोल है, किस तरह बच्चे वहाँ पर आ सकते हैं, कितने बच्चे यहाँ से ट्रेन हो चुके हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी ऑनर मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी मियां रिजवान अली साहब, और उनके साथ ही मौजूद हैं जी रिमशा गुलाम जो कि माशाल्लाह प्लेयर भी हैं और खासे टाइम से वो खेल भी रही हैं। सबसे पहले मियां रिजवान साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। रिमशा आप कैसी? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी। लोग बड़ी शिकायतें करते हैं हमारे यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहाँ पर हम अपने बच्चों को भेजें, किस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हिस्सा बनाएं, क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को? देखिए जी, इस वक्त हम पिछले 37 ईयर से काम कर रहे हैं फुटबॉल के ऊपर और तकरीबन 18 साल से काम कर रहे हैं यूथ के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त तकरीबन 10,000 फैमिलीज लाइव जोन हमारे साथ, जो 3 ईयर टू ऑनवर्ड जो बच्चियाँ खेलती हैं हमारे पास। मॉडल टाउन एंड DHA में हमारे 4 ब्रांचेज हैं। ठीक है, अभी हम वर्किंग कर रहे हैं। हम कहते हैं, गवर्नमेंट को भी ये कहती हैं, अगर आपके पास कोई स्पेस है हमें दें, हम वहाँ स्ट्रक्चर बना के देते हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं बच्ची हैं, नियर टू होम आएँ और खेलें, एंजॉय करें लाइफ को। सही, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक तजवीज़ भी है, इस पर अमल भी किया जा सकता है क्योंकि हमने एक हेल्दी मुआशरा जो है वो बनाना है। रिमशा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी से सीख के माशाल्लाह साथ साथ अपनी तालीम भी हासिल कर रही हैं, यानी ये जवाज़ नहीं है कि आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब हो सकती है। रिमशा, कब आपने स्टार्ट किया? मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से हूँ और मैं वहाँ से 2011 में लाहौर आई थी, तो तब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन लाहौर में जैसे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, सर का जो क्लब है वो मैंने देखा, तो मैंने अपना फर्स्ट मैच 2014 में AKYSBP आगा खान यूथ एंड स्पोर्ट बोर्ड पाकिस्तान से मैंने खेला। आफ्टर दैट पता ही नहीं चला कि इंटरेस्ट कब पैशन में तब्दील हुआ, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला और फिर मैं मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी में आई। थैंक यू सर, इनकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, मैंने काफ़ी जगहों पे खेला भी है और सर को रिप्रेजेंट भी किया। सही, बहुत ज़बरदस्त। मुझे मियां रिजवान साहब ये बताएगा, किस एज ग्रुप के बच्चे जो है वो मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी आ सकते हैं, पेरेंट्स उनको लेके आ सकते हैं, और फिर ट्रेनिंग का वहाँ पर क्या मरहला होता है, किस तरह से स्टार्ट होता है? जी, एक तो ये है कि हमारे वहाँ जो एज ग्रुप है वो 3 ईयर टू ऑनवर्ड है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। उसके अलावा हमने एज ग्रुप बनाए हुए हैं। एज ग्रुप में हमने ऐसा किया हुआ है कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो अंडर 9 ईयर 3 to 9 ईयर बच्चे खेलती हैं फर्स्ट ग्रुप में, उसमें गर्ल्स भी खेलती हैं। गर्ल्स को हमने नाइट हमने अलाउ नहीं करते, डे में हम अलाउ करते हैं बस करने के लिए। उसके बाद 10 to 12 ग्रुप हमारा खेलता है। इस तरह हमारे एज ग्रुप खेलते हैं वहाँ। तो इसमें सीनियर भी हैं, अबव 18 भी हैं और आल्सो वेटर भी खेलते हैं। जो अबव 40 ईयर है ना जी, उनको भी हमने किया आए आप खेलें हमारे पास आके। अच्छा, इसकी टाइमिंग्स होती हैं, ऑल्टरनेट डेज पे होता है, किस तरह से अगर पेरेंट्स कुछ अपने बच्चों को लेकर आना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनको पता हो कि कितना टाइम उन्होंने वीकली बेसिस पे अपने बच्चों को भेजना है और कितने टाइम की ट्रेनिंग पीरियड होता है? क्योंकि हमारा ये ना वीकेंड के ऊपर होता है, थर्सडे टू संडे। ठीक है, वो 1 आवर सेशन होता है हमारे पास, उसमें ट्रेनिंग भी करते हैं, बच्चों को मैचेज कराते हैं। उसमें ये होता है कि हर घंटे सेशन के बाद सेकंड सेशन शुरू हो जाता है। फिर ठीक है, उसमें हमने कोई बाउंड नहीं किया है कि सिर्फ मॉडल टाउन में बच्चे खेलें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बच्चे खेलते रहे हमारे पास आके, जिनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप है।
जो बच्चे शिफ्ट भी हो गए हैं बाहर, वो दोबारा आते हैं, उसी नंबर वो खेलती हैं आके। और इसमें हमने ऐसा किया हुआ कि हाफिज़ कुरान जो है उनकी फ्री मेंबरशिप है हमारे पास, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की फ्री मेंबरशिप हमारे पास है। उसके अलावा जो बच्चे पेरेंट्स पे नहीं कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प करती हैं, क्योंकि हमारा जो अदारा है मॉडल फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी, ये पाकिस्तान में अनेक अदारा है जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। इसमें जो हमारे रेजिडेंट मॉडल सोसाइटी है वो हमारी हेल्प करती हैं, तो मॉडल सोसाइटी के मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करती है इसके ऊपर। उसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि जो टैलेंट बच्चा हो या बेटी हो, हम उसकी फुल उसकी एजुकेशन को भी देखती हैं। कोई हमारा प्लेयर आ जाए, फैसलाबाद से आ जाए, सकौदा से आ जाए, किसी कंट्री सिटी से आ जाए ना, हम उनकी भी हेल्प करते हैं बकायदा वहाँ। हमारा ये फैमिली कल्चर है सारा यहाँ। जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, फिर मेल फीमेल नमाज का अरेंजमेंट होता है वहाँ, ठीक है जी। बर्थडेज होती हैं, हमने हर चीज़ हमने वो इन्वॉल्व की है ताकि फैमिली आए, फैमिली भी बिजी हो जाए। खेल के साथ साथ फैमिली एनवायरनमेंट बनाने की भी कोशिश की जा रही है। अच्छा रिमशा, तो हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल मौजूद है। रिजवान साहब आप बताइएगा, लड़कियां कंपैरेटिवली कहा जाता है कि इस तरह की गेम्स के लिए फेवरेबल नहीं होती। रिमशा से मैं जानूंगी, आप तो सिखाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी अभी 3+ की है, आफ्टर 19.5 ईयर के बाद पैदा हुई है, और बेटी के साथ मेरा खास मोहब्बत है वहाँ माशाल्लाह। तो कभी भी, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ कल्चर है जी, हमने इसको रखा हुआ जी, फ्री मेंबरशिप भी हम देती हैं और नॉर्मल मेंबरशिप भी होती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ये प्राइवेट है, इसमें फंडिंग नहीं है गवर्नमेंट की ना जी, इसमें सिर्फ फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली हमारे एक्सपेंस भी होते हैं, बिजली की हैं, मेंटेनेंस के हैं, स्टाफ की हैं, बाकी चीज़ों की होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फैमिलीज को अपनी बेटियों को लेके आना चाहिए और खेलना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने आगे जाके लाइफ को मैनेज करना होता ना, फिर बिल्कुल तो इनको आना चाहिए, खेलना चाहिए। अच्छा रिमशा, लड़कियां तो कहा जाता है बड़ी नाजुक होती हैं, फुटबॉल तो बड़ा दौड़ के जोश और जज्बे के साथ जो है ये गेम खेली जा सकती है, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि लड़कियां जी ये नहीं खेल सकती, उनको क्या कहेंगी? ये थिंकिंग पहले होती थी, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां किसी भी फील्ड में पीछे हैं। अगर आप देखें वेट लिफ्टिंग में, वहाँ पे भी लड़कियां हैं, फुटबॉल में भी लड़कियां हैं, हॉकी में भी, हर जगह पे लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये जो थिंकिंग है कि नहीं लड़की नहीं कर सकती, लड़की घर पे रहे, लड़की घर वाले काम करे, नो डाउट कर ले, वो भी कर ले, लेकिन अब ऐसी भी बाउंड्रीज नहीं है कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं एक मिसाल हूँ आप लोगों के सामने कि मैं गिलगित से आके मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया है। आई नो फुटबॉल एक मुश्किल गेम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रिजवान साहब मुझे ये बताइएगा, कितने टाइम में आप मुकम्मल तौर पर बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं? क्योंकि लोग बड़ा कंसर्न होते हैं कि यहाँ से हमने भेजा, वहाँ से हमारे बच्चे जो है फॉरेन सीख भी जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, फुटबॉल है, इसमें टाइम लगता है हमेशा, और मैं समझता हूँ कि ये एक रेगुलर गेम है, शॉर्टकट नहीं है। जैसे क्रिकेट है, बाकी ये रेगुलर गेम है, खेलेंगे तो सीखेंगे। तो मैं ये कहता हूँ जी, देखिए आप आएँ, खेलें, इंजॉय करें लाइफ को, और साथ साथ हेल्थी एक्टिविटीज पैदा होती हैं, अवेयरनेस, नॉलेज, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, डिसिप्लिन पावर, फिर फ्रेंडशिप। ये एक पूरा फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो चीज़ें डेवलप होती है बच्चों में ना। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल प्ले अपनी किस्मत के बनता है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन मैं सबको ये कहता हूँ कि जी आप फर्स्ट इज एजुकेशन, एजुकेशन के साथ साथ आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स लाजमी कराएं, एक हेल्थी एक्टिविटीज होती है इसमें। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं, और हमारे कई बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं, बाहर खेल रही हैं, खेल भी रही हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा ख़ास हमारे पर करम किया हुआ है हमारे सिस्टम के ऊपर। तो हमें कोई भी लैंड दे दे, कोई भी दे दे, प्राइवेट ले ले, गवर्नमेंट दे दे, हम वहाँ स्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम अक्सर ये चीज़ कहते हैं कि जी अगर आपने हस्पतालों को वीरान करना है तो आपको खेलों के मैदानों को आबाद करना होगा, तो ये वक्त की अहम ज़रूरत है। रिजवान साहब तो वॉलंटियरी कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, हमें प्रोवाइड करें तो हम इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। रिमशा, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बाउंड्रीज़ होती हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को आप थोड़ा समझाएं, उनको आप बताएं कि हम करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में मेरे भी इश्यूज़ थे, फैमिली लाइक पेरेंट्स कहते थे, पेरेंट्स इन दैट सेंस कि फादर कहते थे कि नहीं थोड़ा सोसाइटी थोड़ा करेगी, नहीं अच्छा समझेंगे, बिल्कुल। तो लेकिन मैंने अपने अब्बू को समझाया, लेकिन उसके बाद अब्बू ने मुझे डे 1 से लेकर अब तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं जैसे निकली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्पोर्ट्स बेस की सीट पे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। तो आप निकले, अपने पेरेंट्स को समझाएं, पेरेंट्स
आखिर में मान ही जाते हैं कोई। और फिर यही पेरेंट्स जो है प्राउड भी करते हैं जब आप कुछ बन जाते हैं, सीख जाते हैं, आपकी एक पहचान बन जाती है। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए ही सबसे बड़ा मोमेंट होता है। थैंक यू सो मच रमशा। रिजवान साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें चलना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको बताने वाली हूँ वो लोग जो कि मज़ेदार खाना खाना चाहते हैं, शान के मसाला जात इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आप जहाँ कहीं भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, शान के मसाला जात अवेलेबल तो है, लेकिन इसके साथ साथ इनके जो है सादा मसाले भी अवेलेबल हैं। और अगर वो आप अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे तो उनकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है, खाने का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि शान ने हमेशा से अपनी ये रिवायत बरकरार रखी है। अपने सारिफीन के लिए मज़े के खाने बनाने के लिए शान का किरदार जो है हमेशा से बहुत ज़बरदस्त है। तो इनके सादा मसाले के जो पैकेट हैं, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपका खाना बहुत मज़ेदार भी बन सकता है और खुशबूदार भी बन सकता है। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ ये रिवायत है कि जब भी आपके घर में कोई आ रहा होता है तो स्पेशल खाने बनाए जाते हैं। तो अगर आपको किसी के लिए स्पेशल खाना बनाना है और घर में दावत का एहतमाम करना है, शान के मसाला जात अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाना बहुत ही मज़ेदार बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होगा जी आज के भाव। मार्केट से जानेंगे आज के भाव क्या हैं। जी, तो जीशान इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। जीशान, बताइए। बिल्कुल, सब्जियों के कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ दुकानों पे सब्जियों की कीमतें सरकारी रेट की निस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में थोड़ी सी कमी आई है, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे बात की जाए आलू की, तो आलू की कीमत में कल की निस्बत कमी आई है। 2 रुपये कमी के बाद आलू सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 28 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 35 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए प्याज की सरकारी कीमत 32 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ टमाटर की सरकारी कीमत 5 रुपये कमी के बाद 45 रुपये हो चुकी है, जबकि ओपन मार्केट में 55 रुपये तक टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी जो है वो 275 रुपये फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये तक बेचा जा रहा है। इसके साथ अदरक की बात की जाए, अदरक चाइना का सरकारी रेट जो है वो 10 रुपये कमी के बाद आज के रोज़ 265 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुख्तस किया गया, जो कि सरकारी रेट है, जबकि ओपन मार्केट में 280 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। लीमू 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज के रोज़ फ़रोख्त किया जा रहा है। करेला 160 रुपये, मटर 44, मूंगरे 83, साग जो है वो 34, इसके साथ साथ गाजर जो है वो 32, चाइना गाजर जो है वो 73 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, भिंडी 227, शिमला मिर्च 112, फूल गोभी 17, बंद गोभी 26, बैंगन 47 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त जो कीमत देखी गई है, आलू की कीमत में भी कमी आई है, इसके साथ साथ अदरक की कीमत में भी कमी आई है। तो ये कमी जो है कुछ तो मतलब नुमाया नहीं है जो कि आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, लेकिन कमी देखी गई है। तो आज के रोज़ कुछ सब्ज़ियों के रेट बढ़े हैं थोड़े से, कुछ सब्ज़ियों के रेट कम हुए हैं। इसी तरह से जो ओपन मार्केट है उसकी कीमत थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है सरकारी रेट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जीशान मौजूद थे और सब्जियों के रेट उन्होंने बताए। तो ये चीज़ें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको रेट्स भी पता चल जाते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपके लिए आसानी भी हो जाती है। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में जाते जाते एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो है मेरी वार्डरोब के हवाले से। बहुत सारे लोग वार्डरोब के बारे में मेरे से पूछते हैं कि मैं कहाँ के कपड़े आजकल पहन रही हूँ। तो जी, आप इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं स्टूडियो शेरीन अली के नाम से, और जिन लोगों को मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है वो वहाँ पर जाके अपने लिए ये प्यारे से कपड़े खरीद भी सकते हैं। थैंक यू सो मच शेरीना अली फॉर दिस ज़बरदस्त वार्डरोब, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे इसके लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और वो लोग जिनको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है वो ये पेज पे विजिट कर सकते हैं और अपने लिए अपने पसंद के कपड़े जो हैं वहाँ से खरीद भी सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे कल सेम टाइम पे फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।